नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में श्री राजा नयाल जी हैं। पावर प्लांट एंड यूटिलिटी के आप कई प्लांट्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी आपने काम किया है। आज हमें मौका मिला है कि हम आपसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीज जाने। आजकल शहरों में कूड़े की बहुत ही समस्या है। कूड़ा जब इधर उधर बिखरा रहता है तो बंदर वगैरह और जो जंगली जानवर हैं वो भी शहर के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो बिखरा कूड़ा है वो अनेक बीमारियों का वाहक होता है। तो नमस्कार नयाल जी। नमस्कार। आज आप आए, आपको आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ये बताने की कोशिश करें कि जो ये म्युनिसिपल वेस्ट होता है इसको आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे इसको आप प्रॉफिटेबल बिजनेस में तब्दील करते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट बेसिकली एक इस समय काफी गंभीर समस्या है हमारी। तो हम इसको यूज कर रहे हैं आजकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके लिए इसको सेग्रीगेट करते हैं और इसके बाद इसको बॉयलर में यूज करके इसे स्टीम बना के और पावर टरबाइन के थ्रू पावर बनाते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा यूज है, दिल्ली में काफी यूज हो रहा है और भी कई सारे पेपर प्लांट और डिस्टिलरीज में इस तरह के बॉयलर्स यूज हो रहे हैं जो कि म्युनिसिपल वेस्ट को यूज कर रहे हैं और जिससे स्टीम और पावर बना के कंपनी अपना भी भला कर रही है और देश का भी भला कर रही है। बड़े बड़े नगर निगम जहाँ पे हैं, जैसे मुरादाबाद, हमारे नजदीक मुरादाबाद है, हरिद्वार है, देहरादून है, लखनऊ है, बरेली है जी। यहाँ से ये वेस्ट को कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप ये लगाइए कि अगर आपको 40 टन पर आवर के हिसाब से स्टीम बनानी है या 6 मेगावाट पर आवर के हिसाब से पावर जनरेट करनी है, तो आपको करीब करीब 600 टन पर डे के हिसाब से ये म्युनिसिपल वेस्ट लगेगा आपको। मतलब बड़ी मात्रा में हमको काफी ज्यादा चाहिए, यानी ज्यादा मात्रा में कूड़े की हमको आवश्यकता है। तो जैसे आप काशीपुर में अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो वो आप काशीपुर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी वो कूड़ा मंगाते हुए? हाँ, उस समय काशीपुर में तो काफी जगह से आता है, जैसे देहरादून है, लखनऊ है, बरेली है, मुरादाबाद है, यहाँ से। अच्छा, पहाड़ का भी कूड़ा आता नहीं आता वहाँ? पहाड़ का बहुत कम आता है, क्योंकि पहाड़ के कूड़ा में आपका जो फ्रेट है, फ्रेट बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो मतलब कॉस्ट ज्यादा बैठता है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन लागत बहुत ज्यादा। तो एक बात ये भी बताइए ना कि जैसे अगर पहाड़ के अंदर अगर हम किसी प्रोजेक्ट को लगाएं और फिर ये पिरूल को भी इसमें इस्तेमाल कर लें। हाँ, पिरूल के ब्रैकेट पे भी R&D चल रही है उस पर अभी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप एज ए फ्यूल उसका उपयोग कर रहे हैं वेस्ट का, तो सीधे पिरूल को भी हम एज ए फ्यूल उपयोग कर लें तो ये पहाड़ में इससे बिजली बनाई जा सकती है? हाँ, बनाई जा सकती है। अच्छा, एक चीज मैं और भी आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपका जो वेस्ट आता है उस वेस्ट में थोड़ी कपड़ा है, थोड़ी कागज है, थोड़ी प्लास्टिक है और थोड़ी लकड़ी वगैरह इत्यादि है, थोड़ी मेटल्स वगैरह भी है। तो आप किस तरीके से इनको पहले कुछ सेपरेट करना पड़ता होगा या कैसे करते हैं? नहीं, सेपरेट करना पड़ता है इनको। तो आपका जो भी रॉ म्युनिसिपल वेस्ट आता है उसको एक कन्वेयर में मैग्नेट के थ्रू उसको पास करते हैं जी। तो आयरन पार्टिकल मैक्सिमम तो निकल जाते हैं उसमें से बड़े से। बाकी इसमें स्टोन्स वगैरह भी आपको ट्रॉमल के थ्रू निकालने पड़ेंगे। एक ट्रॉमल एक इक्विपमेंट होता है जो एक सिलेंडर होता है परफोरेटेड प्लेट से बना। अच्छा, इसमें से मिट्टी और पत्थर निकल के जो आपका 100% तो नहीं है, बट आपको 70 से 80% प्योरिटी दे देता है। अच्छा, तो इसमें से जो प्लास्टिक जलेगा तो उसमें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलेंगे, सल्फर के ऑक्साइड निकलेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड निकलेगा, फ्लोराइड निकलेगा, CO2 निकलेगा, CO निकलेगा। तो फिर इनको आप कैसे मैनेज करते हैं? इसके ट्रीटमेंट के लिए एक आपका फ्लू गैस ट्रीटमेंट सिस्टम रहता है। पहले तो फर्नेस में आपको जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसके लिए आपको या तो यूरिया या अमोनिया डोज करना पड़ेगा। SO2 भी निकलता है, इसमें भी सल्फर रहता है। तो सल्फर के लिए आपको हाइड्रेटेड लाइम यूज करते हैं, उसका डोजिंग करेंगे और उसको भी लिमिट में रखेंगे। बाकी एक्टिवेटेड कार्बन जो हैवी मेटल्स रहते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड रहता है, तो वो वहाँ पे आपको स्क्रबिंग करता है। उसको आप ये कह सकते हैं कि सॉलिड स्क्रबिंग फ्लू गैस की हो जाती है। और उसके बाद बैक फिल्टर से आप इसको अगर पास करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट
क्लीन एयर वहां से निकलता जी भाई, CO2 को तो हमने ये लाइम से और SO2 अच्छा CO2 को तो आपको उसी में मैनेज करना पड़ेगा, फर्नेस पे ही। जब जिस समय आप उसको बंद कर रहे हैं तो उसी समय आपको मतलब उससे मिनिमम आपका अनबर्ट जाना चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि सारे का सारा वेस्ट जल जाए उसमें, जल जाए। तो CO और CO2 आपका मिनिमम है। अच्छा, तो आपने मतलब प्लांट से CO2 को भी मैनेज कर लिया, SO2 को भी मैनेज कर लिया, NO2 को भी कर लिया, NO2 को भी कर लिया, सॉक्स बोलते हैं इसको, नॉक्स और सॉक्स को पूरा मैनेज कर लिया और फ्लोराइड्स को भी मैनेज कर लिया। तो उसके बाद जब आपका ये पूरा एक वर्ष आपकी एनर्जी निकल रही है, जनरेटर से आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, बॉयलर से आपका स्टीम निकली, वो गया और उसके बाद वो गर्म हुआ, और गर्म हुआ उसके बाद बॉयलर गर्म हुआ, फिर उससे आपने उसको एनर्जी से आपने बिजली उत्पन्न करी, जनरेटर से बिजली पैदा हो गई। दूसरा पोर्शन उसका आपने प्लांट को भी दिया, बता रहे हैं। हाँ, अगर आपका प्रोसेस प्लांट में रिक्वायरमेंट है तो आपको टरबाइन से कुछ एक्सट्रैक्ट करके वो जिस प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम चाहिए वो आप दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं। और जो लास्ट में जो ऐश बचेगी उसका भी कुछ उपयोग करेंगे। ऐश बेसिकली तो फिलिंग में यूज हो रही है और ब्रिकेट उसके बनाए जा सकते हैं, और अगर टॉक्सिसिटी कम है उसमें तो सीमेंट प्लांट भी उसको ले सकता है, वो आपको एक बार एनालिसिस कराना पड़ेगा उसका। तो धन्यवाद नयाल जी, आपने बहुत ही रोचक जानकारी दी है। धन्यवाद। पिछले कुछ समय से हमने आपसे बात की थी कि कूड़े से बिजली का निर्माण कैसे किया जाता है और उसके भिन्न भिन्न स्टेप समझाने की कोशिश की थी। चलिए आज संपूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। तो जब हम कूड़े से बिजली बनाने का काम करते हैं तो ये पूरी क्रिया 3 पार्ट्स में होती है। एक पार्ट में तो हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, दूसरे पार्ट में आप समझिए कि जब आप कूड़े को जलाते हैं तो उसमें से बहुत धुआं निकलता है जिसमें बहुत टॉक्सिक गैस होती है, तो हम दूसरे पार्ट में उन टॉक्सिक गैसों का ट्रीटमेंट करते हैं। उन टॉक्सिक गैसों को हम सीधे वातावरण में नहीं भेज सकते, अगर हम भेजेंगे तो इससे बहुत ही वायुमंडलीय प्रदूषण हो जाएगा और अनेक बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और तीसरा पार्ट उसका है कि जो हम कूड़े को जलाते हैं तो उससे ऐश बनती है, जो राख बनती है उसका भी हम फिर कहीं न कहीं उपयोग करते हैं। तो इसको आप देखेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है कि पहले ये कूड़ा आया, कूड़े को हमने फिर फर्नेस में जलाया, बॉयलर से पानी गर्म किया और पानी गर्म करके ये टरबाइन चलाई और टरबाइन से फिर विद्युत का उत्पादन हमने किया। दूसरे पक्ष में आप देखें कि जब ये कूड़े को जलाया जाता है इसके अंदर प्लास्टिक भी है, इसके अंदर रबड़ भी है, इसके अंदर अन्य पदार्थ भी है, कपड़ा भी है। तो ये जब जलता है तो इसके अंदर से ये सामान्य धुआं नहीं है, ये बहुत ही पॉल्यूटेड धुआं है। इसमें सल्फर के ऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कैडमियम और मरकरी की वाष्प है जो बहुत ही विषाक्त होती है। तो इन सभी गैसों को हमको इससे दूर करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फिर इस गैस को लाइम वाटर से गुजारते हैं। तो लाइम वाटर से जब गुजारते हैं तो उसमें CO2 और SO2 लाइम वाटर से क्रिया करके ये अलग हो जाते हैं। CO2 और SO2 कंज्यूम हो गई तो उसके बाद इसमें अभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को ट्रीट करने के लिए, उनको हटाने के लिए हम इसको अमोनिया से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो धुआं है ये जब अमोनिया से होकर गुजरता है तो ये N2 और H2O में तब्दील हो जाता है। उसके बावजूद भी इसके अंदर अभी भी कैडमियम और मरकरी की वाष्प है, इसको भी हटाना। तो इसको हटाने के लिए फिर हम इसको एक्टिवेटेड कार्बन से गुजारते हैं, यहाँ पर से गुजारते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन से जब इसको गुजारते हैं तो ये वाष्प कैडमियम और मरकरी की वाष्प अधिशोषित हो जाती है। अभी भी इसके अंदर
कार्बन के पार्टिकल्स हैं, राख है, तो इसको फिर हम ये बैग हाउस फिल्टर से गुजारते हैं। ये टेफ्लॉन के बने होते हैं और जब इसमें जो इसको गुजारते हैं तो ये कार्बन के पार्टिकल हैं या जो राख के पार्टिकल से चिपक जाते हैं, के बाद ही हम इस हवा को वायुमंडल में भेजते हैं। ये तो मोटी मोटी बात मैंने आपसे कही। अब देखिए थोड़ी सी इसको डिटेल में देखें कि ये वास्तव में हो कैसा रहा है। अब देखिए कि जो ये धुआं है इसको साफ करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन हाइड्रोक्साइड को ऊपर से डालते हैं। जो सल्फर के ऑक्साइड है और जो कार्बन के ऑक्साइड है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब ये क्रिया करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करती है तो CaCO3 बनता है, और जब SO2 क्रिया करती है तो कैल्शियम बाइसल्फाइड बनता है और कैल्शियम सल्फाइड भी बनता है, और ये दोनों भारी होकर फिर नीचे एकत्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुल ये एकत्र हो जाता है। इस पॉइंट पर ये कैल्शियम कार्बोनेट भी इकट्ठा हो गया और कैल्शियम सल्फाइड भी और कैल्शियम बाइसल्फाइड भी इसके अंदर इकट्ठा हो गया। फिर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इस गैस में जो धुआं इसमें से आ रहा था इसमें अभी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हटाने के लिए हम इस पर अमोनिया का छिड़काव करते हैं। तो अमोनिया के चैम्बर से इसको जब गुजारते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चाहे वो NO हो, नाइट्रिक ऑक्साइड हो, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 हो, ये दोनों अमोनिया से क्रिया करके ये फिर नाइट्रोजन बना लेते हैं। तो आप देखें कि जो ये क्रिया होती है तो 4NO + 4NH3 करके ये क्रिया N2 बना देता है, और ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अमोनिया से क्रिया करके ये भी नाइट्रोजन में तब्दील हो जाती है। लेकिन अभी भी इसके अंदर कैडमियम और मरकरी की वाष्प है। तो हम इसको, इस धुएं को फिर से एक्टिवेटेड कार्बन है उससे गुजारते हैं। जब एक्टिवेटेड कार्बन से ये धुआं गुजरता है तो एक्टिवेटेड कार्बन कैडमियम की वाष्प को और मरकरी की वाष्प को अपने अंदर अधिशोषित कर लेता है, और फिर अब ये इसके अंदर खास अब कोई ऐसा पोल्यूटेंट बचा नहीं है। अधिकांशतः इसके अंदर नाइट्रोजन है या पानी की वाष्प है या ऑक्सीजन है। तो इसको फिर बाहर को हम छोड़ देते हैं। एक स्टेप अभी इसका और बचा है, और वो स्टेप है कि जब ये इतना कूड़ा जल रहा था तो उसमें राख बनी, तो उस राख को भी हमको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो इस राख को हम या तो सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट में मिलाने के लिए उपयोग कर लेते हैं, या फिर इस राख को हम मिट्टी में मिलाकर उसकी ईंटें बनाते हैं, और फिर इन ईंटों का उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। जब हम राख से ब्रिक्स बनाने का काम कर रहे हैं तो इसमें 50 से 60% राख है, 30 से 40% इसमें स्टोन डस्ट है। पहले हम स्टोन डस्ट की जगह पर मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल हम इसलिए करते थे क्योंकि उसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उसके कण का साइज बहुत छोटा है, और बहुत छोटे साइज होने के कारण वो आपस में जल्दी से चिपक जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि स्टोन क्रशर जो होते हैं उसकी डस्ट का जब हम इससे इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी बेहतर होता है। तो सामान्यतः आजकल हम जो 50 से 60% राख है उसमें 30 से 40% हम स्टोन डस्ट को मिलाते हैं, और उसमें 8 से 10% हम सीमेंट को मिलाते हैं। तो उसको मिलाकर ये मिक्सचर हम तैयार करते हैं, थोड़ी इसमें पानी डालते हैं और ये मिक्सचर तैयार होता है। तो इस मिक्सचर को फिर हम सांचों में डालेंगे, उसके ऊपर हाई प्रेशर डालेंगे और प्रेशर कर डालेंगे, तो फिर उससे हमको ब्रिक्स प्राप्त होती है। फिर उस ब्रिक्स को हम सुखा देते हैं और उसमें कुछ दिन पानी डालते हैं, उसके बाद वो ईंट दुकानों में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। आप देखेंगे कि ये मिला, और फिर यहाँ पर जो ये सांचे हैं इसमें इस स्लरी को डाला, इस मटेरियल जो हमने यहाँ बनाया है उसको उसमें भरा, और उसके ऊपर हाई प्रेशर डाला। हाई प्रेशर डालने पर फिर ये हमारी जो ब्रिक्स हैं वो तैयार हो जा रही है। तो आप देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड क्रिया है कि हम अगर अपने जीवन शैली को कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि कूड़ा कम से कम हो, तो हम एक तो अपने वातावरण को बड़ा साफ सुथरा रख सकते हैं और कई संसाधनों का बचाव भी कर सकते हैं।